बच्चों आज क्वेश्चन कल जो मैंने तुमको समझाया था कि जब परिपथ में एलसीआर हो तो एलसीआर में आपने कल पढ़ा था परिणामी वोल्टेज V बराबर होता है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर और प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c होता है और एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता है। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर तथा टेन फाई बराबर एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। ये आप पढ़ चुके हो। इसमें आपको कई स्थितियां समझना है। जब इस चित्र में यदि एक्स सी बड़ा है एक्स एल से इस साथ में, तो देखो परिणामी वोल्टेज का सूत्र भी यही रहेगा, प्रतिबाधा भी यही रहेगी और ये भी यही रहेगा। जब ये यही रहेगा तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, धनात्मक आएगा। टेन फाई बराबर धनात्मक, इसका मतलब फाई का मान धनात्मक आएगा। फाई का मान धनात्मक आया तो वही स्थिति कल आपने पढ़ी थी, आई बी से फाई डिग्री अग्रगामी है। आपने पढ़ा होगा, शायद कल पढ़ा था कि ये आई का आया था और ये बी का आया था और ये फाई पढ़ा था। वी माने आरोपित वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज। तो आई बी से फाई डिग्री अग्रगामी। दूसरी स्थिति जब एक्स सी छोटा है एक्स एल से, देखो इसको पहले लिखे, माने एक्स एल बड़ा है तो वी एल बड़ा होगा। तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर और जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, फाई ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक का मतलब है कि ये स्थिति नहीं है, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब वी ऊपर तरफ होगा। वी ऊपर तरफ होगा का मतलब ये होगा कि आई बी से पश्चगामी है। आई बी से पश्चगामी है। और जब एक्स सी और एक्स एल दोनों बराबर होंगे तो ये अन्नाद की अवस्था कहलाती है। तो यह अन्नाद की अवस्था है। और अन्नाद की अवस्था में अन्नादी आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र तरीका ये है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c, एक्स एल बराबर ओमेगा एल रख दिया तो 1 और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। आप जानते हो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी बराबर 2 पाई एफ है। एफ का एफ में गुणा होगा तो एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। आप इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब इसका और जब ये एक्स सी बराबर एक्स एल है रखोगे तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0/r। टेन फाई बराबर 0/r तो फाई बराबर 0। इसका मतलब आई और वी समानकलामी हैं। और इसमें देखो वी वी आर के बराबर होगा क्योंकि वी सी बराबर वी एल है और जेड बराबर आर के होगा। तो ये स्थिति है। अब परीक्षा में कभी कभी आता है कि जब परिपथ में आर एल हो तो समीकरण बनाओ, जब परिपथ में आर सी हो तो समीकरण बनाओ। तो जो कल आपने ये पढ़ा था, ये वाला 1 2 3 परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और टेन फाई का सूत्र, जैसे इसमें है जब परिपथ में आर एल है तो सी नहीं है। सी नहीं है तो सी का मान 0 रखें। सी का मान 0 होगा तो वी सी 0 होगा, एक्स सी 0 होगा। तो देखो टेन, तो ये जब सी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। टेन फाई बराबर माइनस एक्स एल बटे आर। तो माइनस माइनस थोड़ी अग्रगामी पश्चिमी पूछ रहा है तो टेन फाई बराबर एक्स एल बटे आर। जब परिपथ में आर सी हो तो एल का मान 0 कर देंगे। एल का मान 0 कर देंगे तो वी एल 0 हो जाएगा, एक्स एल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सी बटे आर। ये हो जाएगा। तो अब एक आप
जनरल सूत्र पढ़ सकते हो परीक्षा में न्यूमेरिकल के लिए कि जब परिपथ में आर एक्स हो, जब परिपथ में आर एक्स हो, एक्स का मतलब एक्सएल भी हो सकता है और एक्स का मतलब एक्स सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है। तो ये आर है और ये कोई एक्स है और ये आरोपित वोल्टेज है। इस आरोपित वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये धारा I है, इसके सिरे पर आरोपित वोल्टेज VR, इसके सिरे पर आरोपित वोल्टेज Vx। तो परिणामी वोल्टेज V बराबर होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर और प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे ये x XL हो या x XC हो या x बराबर XL माइनस XC हो या x बराबर XC माइनस XL, कोई भी स्थिति हो। जैसे RL है तो XL हो जाएगा और RC है तो XC हो जाएगा और XL बड़ा है XC से तो R ये XL ये सब हो जाएगा और tan फाई बराबर हो जाएगा x अपॉन R। तो ये आपको परिणामी सूत्र याद रखना है और इसके कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल आपको ये लगाना है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षेत्र। तो आप किसी को भी अग्रगामी पश्चिमगामी मान सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, अभी समझाऊंगा। माना प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई डिग्री अग्रगामी है तो उसके समीकरण निम्न होंगे। माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण निम्न होंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अग्रगामी है तो प्लस फाई, पश्चगामी होगा तो माइनस फाई, कोई अंतर नहीं पड़ता, सब एक जैसे आएंगे। शक्ति 6 P बराबर VI, V और I के मान रख देंगे तो V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो V0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। राइट हैंड साइड में 2 से गुणा व भाग करने पर, इधर वाले, इधर का मतलब इस बीच में 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग दे दें। तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। तो P बराबर V0 I0 2/2। अब इसको हमने पहले लिख लिया। पहले क्यों लिख लिया? इसलिए लिखा कि जब हमने 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 2 sin A sin B और सूत्र जो होता है 2 sin A sin B बराबर cos A ऋण B माइनस cos A धन B। तो चाहे cos A ऋण B करो या cos B ऋण A करो, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि चतुर्थांश में cos और sec धनात्मक होते हैं। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि आपको समझने में सुविधा हो जाएगी कि जो बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा है यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई और छोटा है साइन ओमेगा टी। तो cos A ऋण B वाला सूत्र आपके सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो A वाले को हमने पहले लिख लिया बड़ी संख्या को और B वाले को हमने बाद में लिख लिया। तो ये हमने ऐसा कर दिया 2 sin A sin B। गुणा करने पर क्रमनिर्णय नियम का पालन होता है। 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 के होता है, 2 3 6, 3 दूनी 6 बराबर होता है। तो देखो अब जो ये 2 था, इस 2 को हमने लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 को V0 के बटे में लिख दिया, दूसरे अंडर रूट 2 को I0 के बटे में लिख दिया। तो ये हुआ V0 बटे रूट 2 इंटू I0 बटे रूट 2 इंटू बड़े ब्रैकेट में cos A ऋण B, cos ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ए में भी घटा दिया तो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाए, केवल फाई बचेगा। अब
यहाँ कॉस ए धन भी आएगा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी, इसमें भी मैंने खाली ओमेगा टी, तो ओमेगा टी और ओमेगा टी जोड़ जाएंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ये होगा। और ये बड़ा कोष्ठक बन रहा है। अच्छा, V0 बटे रूट टू VRMS कहलाता है, I0 बटे रूट टू IRMS कहलाता है। तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। आप जानते हो VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, V0 बटे रूट टू, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट IRMS, I0 बटे रूट टू। तो VRMS इंटू IRMS, एक शक्ति के लिए औसत शक्ति 6, एक चक्र के लिए औसत शक्ति 6 T बार बराबर, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब मैं आपको तो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। अब मैं आपको यहाँ पश्चगामी वाला समझा देता हूँ, दोनों एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। माना कि ये पश्चगामी है तो ये -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ए बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा टी इंटू sin ओमेगा टी -5। आप ज़्यादा नहीं समझो, गणित वाले समझ जाते हैं, बायोलॉजी वालों को दिक्कत आती है। तो cos a ऋण बी, ए बड़ा है बी से, इसमें ये बड़ा है बी से, इसलिए ओमेगा टी बड़ा होगा ओमेगा टी -5 से। अब इसमें cos a ऋण बी, तो ओमेगा टी माइनस, अब देखना a ऋण बी है, बी ओमेगा टी -5 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी -5, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो, गौर से देखो, इसको हम मंझले कोष्ठक में बंद कर दें क्योंकि यहाँ 2 कोष्ठक हो गए, इसको भी मंझले कोष्ठक में बंद कर दें, यहाँ सुविधा हो जाएगी, एक ये इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी ऋण ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ cos 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी -5 हो जाएगा, देखो यहाँ -5 हो जाएगा। तो वही होगा cos 2 ओमेगा टी, जैसे इसमें cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 का एक चक्र के लिए औसत मान 0 था, तो इसमें cos 2 ओमेगा टी -5 का भी एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है, का एक चक्र के लिए औसत मान क्या होता है, 0 होता है। एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। ओमेगा टी -5 का एक चक्र के लिए औसत मान 0 हो गया। इसमें cos 5 को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, आप पढ़ चुके हो, इनमें कोई भी स्थिति हो, इसमें होता है tan phi बराबर x बटे r, x माने लंब बटे r, आधार लंब x आधार r है। एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, हाल में कोण है, 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तीसरी भुजा आधार कहलाती है। तो लंब x होगा, आधार r होगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √r² प्लस x²। तो इस चित्र से cos 5 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधा r बटे √r² प्लस x², और ये कहलाती है प्रतिबाधा z। तो cos 5 बराबर r/z, जहाँ प्रतिबाधा z बराबर √r² प्लस x², तो ये होगा शक्ति गुणांक का सूत्र। नेक्स्ट है वाटहीन धारा। वाट माने शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्तिहीन माने जब कोई शक्ति ना हो, अर्थात शक्ति 6 शून्य हो, तो इस स्थिति में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ये 2 नंबर में अक्सर आता है। तो अब आप समझो
कैसे शक्तिहीन धारा होती है? जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता C होती है तो वोल्टेज V व प्रत्यावर्ती धारा I में कलांतर फाई बराबर 90 डिग्री होता है। यानी इनमें से कोई एक हो, केवल L हो या केवल C हो, तो कलांतर फाई 90 डिग्री होता है, जिससे एक चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय P बार बराबर Vrms इंटू Irms इंटू cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो औसत शक्ति क्षय 0 होगी। तो इस स्थिति में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अतः जब परिपथ में केवल L या केवल C होता है तो एक चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय 0 होती है एवं इस स्थिति में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अब आता है चौक कुंडली क्या कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा DC दिष्ट धारा, दिष्ट धारा की प्रबलता को कम अधिक करने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। धारा नियंत्रक के दो उपयोग होते हैं। एक होता है धारा को घटाने बढ़ाने के लिए, जैसा उसका नाम है धारा नियंत्रक की तरह। दूसरा होता है विभव विभाजक की तरह। तो दिष्ट धारा की प्रबलता को कम अधिक करने के लिए हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम अधिक करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो चौक कुंडली क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम या अधिक करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग करते हैं। रचना क्या है? नरम लोहे की पटलित क्रोड, आयताकार नहीं होती है, इसमें लंबी लंबी होती है। नरम लोहे की पटलित क्रोडों के ऊपर मोटे तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। मोटे तांबे के तार लपेट देते हैं तो वो चौक कुंडली बन जाती है। यही मैंने लिखा है, नरम लोहे की पटलित क्रोडों के ऊपर मोटे तांबे के तार की कुंडली लपेट कर कुंडली बनाते हैं। अब जैसे जब क्रोड को कुंडली में ज्यादा प्रविष्ट कराते हैं, ज्यादा अंदर तक प्रविष्ट कराते हैं, जब लोअर क्रोड में अधिक प्रविष्ट कराते हैं, किसको? कुंडली को। जब लोअर क्रोड में कुंडली को अधिक प्रविष्ट कराते हैं, जब लोअर क्रोड में कुंडली को अधिक प्रविष्ट कराते हैं तो एक्सेल बढ़ता है। एक्सेल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा। क्यों? जेड बराबर होता है √r² प्लस XL²। एल लिखा है XL², तो जेड बढ़ता है। जब जेड बढ़ता है तो धारा I बराबर V/Z घटती है, यानी धारा को कम कर लेते हैं अंदर प्रविष्ट कराने से। और जब बाहर निकालते हैं कुंडली को तो एक्सेल घटेगा, जिससे जेड बराबर √r² प्लस XL² घटेगा और I बराबर V/Z बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को चौक कुंडली की सहायता से कम अधिक किया जा सकता है। परंतु अब प्रत्यावर्ती धारा में इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम या अधिक करते हैं। अब इससे हमें लाभ क्या है, इसमें शक्ति क्षय क्या होता है, जरा ये भी देखें। तो इसमें जेड बराबर √r² प्लस XL² होता है, क्योंकि तांबे के तार हैं तो R भी होगा, XL भी होगा। कुंडली है तो XL होगा ही होगा, क्योंकि प्रेरक का तो L है। XL बराबर ω/L होता है। मोटे तांबे के तार हैं तो प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग 0 होता है, तो Z XL के बराबर होगा। और जब Z XL के बराबर होगा तो शक्ति गुणांक cos φ बराबर R/Z। तो R 0 है, 0/Z बराबर 0। जब शक्ति गुणांक 0 होगा तो औसत शक्ति क्षय P बार बराबर Vrms इंटू Rms इंटू cos φ का मान 0 कर देंगे तो शक्ति क्षय 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि चौक कुंडली में शक्ति क्षय 0 होती है, कोई शक्ति का ह्रास नहीं होता। अब दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका प्रयोग डीसी में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डीसी की आवृत्ति 0 होती है। डीसी में जैसे 2 वोल्ट की बैटरी लोगे और 1 एम्पियर की धारा होगी तो 1 एम्पियर कंटिन्यू बहती रहेगी, तो उसकी आवृत्ति f 0 होती है। आवृत्ति 0 होने से ω बराबर 2πf से आवृत्ति f बराबर 0, तो ω बराबर 2π इंटू 0 0 होती है, तो ω 0 होती है और XL 0 होगा। क्यों? क्योंकि XL बराबर होता है
ओमेगा इंटू एल से 0 इंटू एल बराबर 0 होगा। और जब एक्सएल 0 होगा, जब एक्सएल 0 होगा तो एक्सएल 0 होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि धारा नियंत्रक से क्या इसकी प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम अधिक कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु एक नुकसान है। जो धारा नियंत्रक में जो नाइक्रोम के पतले तार लिपटे होते हैं, तो जब हम एसी में प्रयोग करते हैं तो वो तार गर्म हो जाते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर समझो। रियोस्टेट का उपयोग, रियोस्टेट की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को कम अधिक तो किया जा सकता है, परंतु उसमें शक्ति ह्रास होता है, पावर लॉस होता है। पावर लॉस इसलिए होता है क्योंकि पावर लॉस से जब गर्म होंगे, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो शक्ति ह्रास होगा। अब इसका उपयोग डीसी में नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये है इतने टॉपिक, नेक्स्ट बताऊंगा आपको फिर।